अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की मुशावरत से जारी होने वाले नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्मनामे के बाद ये बात तो तय हो गई कि 8 फरवरी 2024 इंतखाबात की तारीख पत्थर पर लकीर है। इसे इनेराफ करना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 रोज की समाअत के दौरान मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट ने हर फरीक से राय ली। इस राय के बाद तमाम तर कानूनी और आईनी तकाजे पूरे किए, जिसके बाद सदर और इलेक्शन कमीशन बशमूल अटॉर्नी जनरल के इत्तफाक से दी गई तारीख को अनाउंस करते हुए मीडिया तक को पाबंद कर दिया गया कि किसी भी किस्म का अबहाम पैदा करने की कोशिश ना की जाए। साथ में यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अब अगर किसी ने राह फरार इख्तियार करने की जरा सी भी कोशिश की तो उस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह तमाम हिदायत अपने हुक्मनामे में भी लिखी हैं, जो अब जारी हो चुका है। आज अदालत ने हुक्मनामे के साथ इंतखाबात से मुतालिक तमाम दरखास्तें निपटाते हुए अपने में लिखा है कि कौमी असम्बली तहलील होने के बाद सदर और इलेक्शन कमीशन के माबैन इख्तलाफ हुआ। चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स ने हुक्मनामे पर कोई एतराज नहीं किया। वकील पीटीआई ने सदर का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत भी दिखा दिया। खत में सदर ने कमीशन को सियासी जमातों और सूबों से मुशावरत जबकि अदलिया से भी रहनुमाई लेने का कहा। सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं, सदर मुमलिकत आला उहदा है। हैरत है कि सदर मुमलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। सदर मुमलिकत को अगर राय चाहिए थी तो 186 आर्टिकल 186 के तहत राय ले सकते थे। हर आईनी ऑफिस रखने वाला और आईनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। आइन पर अमलदारी इख्तियारी है। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। आइन पर अमलदारी बाहसूरत ज़रूरी है, ये कोई इख्तियारी मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आगाह है, हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि जिसके पास जितना बड़ा ओहदा होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। आइन में सदर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के हल्फ का जिक्र मौजूद है। इंतखाबात के लिए साजगार माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है और ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जिन्होंने ये हल्फ उठा रखा है। सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि हादसाती तौर पर पाकिस्तान की तारीख में 15 साल आईनी अमलदारी का सवाल आया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम न सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्क की आईनी तारीख को देखें। आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और आवाम को भुगतना पड़ता है। वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका फैसला किया कि पीटीआई दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आईनी था। असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर मुमलिकत पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था, वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात कराने के लिए अटॉर्नी जनरल ने किरदार अदा किया और मामला हल हो। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात के लिए तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। तमाम लॉ अफसरान ने इंतखाबी तारीख पर कोई एतराज़ नहीं किया। यह तवक्को है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। और समाअत के अख्ताम पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को पता है हमने कैसे अमल दरामद कराना है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। अगर मीडिया ने शुकूक व शुबहात पैदा किए तो वो भी आईनी खिलाफ वर्जी करेंगे। आज़ाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि शाम को टीवी पर यह खबर चले कि पता नहीं इंतखाबात होंगे कि नहीं। मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासिर होती है। इंतखाबात के निकात से मुतालिक शकूक व शुबहात वाली मनफी खबरें चले तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। चीफ जस्टिस कोई गलत फहमी में ना रहे कि इंतखाबात की तारीख हमने दी है। इजहार राय से मुतालिक आर्टिकल 19 तो मौजूद है, लेकिन आइन पर अमलदारी भी हर शहरी पर फर्ज है। इंशाअल्लाह हर कोई अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मीडिया को इलेक्शन पर मनफी किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। जिससे शुकूक व शुबहात हो वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, मीडिया पर नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर तमाम जमातें इस कदर खुश हों कि वो इलेक्शंस के हवाले से कौम को अपने अपने अनोखे अंदाज में मुबारकबाद भी दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको किस अंदाज में मुबारकबाद पेश की, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। एक बहुत बड़ा कामयाबी है जो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ये बात तो पत्थर पे लकीर है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। अब इंतखाबात के हवाले से तमाम तर कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं। अबहाम
की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगला बड़ा क्वेश्चन, ये $1 बिलियन सवाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक अब क्या शुकों को शुभात जन्म ले रहे हैं, क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। वो 11 की 11 जमातें अपनी नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं। इलेक्शन का वक्त आ गया। जमहूरी मुआशरों में इलेक्शन उम्मीद सहर भी होता है और योम हसाब भी होता है, और यहाँ तो हसाब बहुत ज्यादा है। चेयरमैन साहब, कड़ी धूप में जलती कौम वो एहतसाब करेगी। इलेक्शन की तारीख तो खुशाइंद है, मगर अभी इसके इम्तहान और भी हैं। एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सबके लिए यकसा मौके हों। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआई फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर ही रहे थे। हैरानी की बात यह है कि नून लीग ने भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात मुनसिफाना, आज़ादाना और लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। 2017 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ साहब को नाजायज तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 2002, 2008, 2013, 2018 वी ओनली वन इलेक्शन। 2013 में वी वन द इलेक्शन। अगर आपको याद हो कि जो जुडिशल कमीशन बना जस्टिस नाजुल मुल्क साहब की सरबराही में 35 पंक्चर को वेरीफाई या उसको रबिश करने के लिए हमने वो पेपर पेश किया और अल्टीमेटली फाइंडिंग थी कि नहीं, कोई 35 पंक्चर वाली बात सारी झूठी है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या जेयूआईफे, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से कर रहे थे। क्या वजह है कि नून लीग ने भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड का राग अलापना शुरू कर दिया? देखिए, गुजारिश ये है कि वो मुकदमा जिसमें नाअहलियां हुई, जिसमें बिला वजह सजाएं हुई और वो सारी की सारी नाइंसाफी पर और जुल्म पर मबनी थी, और उसके बाद उसके बेशुमार शवाहिद, बल्कि उसके फैसला करने वाले जज भी बोल उठे, उनकी वीडियोज ऑडियोज मौजूद हैं। उसके अलावा और बड़ी गवाहियां मौजूद हैं, मीडिया से लेकर जज साहबान से लेकर, और बहुत सारी, बल्कि खुद पीटीआई के लोग बोलते रहे कि ये सब कुछ एक सूबे के तहत हुआ था। तो वो तमाम चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें ये जो बार बार लोग कहते हैं सबसे ज्यादा ये सब कुछ तो हुआ ना सर, ये सब कुछ हुआ, इस पे मिट्टी खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही डाल दी, क्योंकि जो एहतसाब का बयानिया था उससे तो खुद पीछे नून लीग हट गई है। और अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए है, और उसके लिए ये तासुर मिल रहा है कि मोस्ट फेवरेट पार्टी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और कंडीशंस आर वेरी मच इन द फेवर ऑफ पीएमएलएन। देखिए, बिल्कुल फेवरेट है, और उसकी फेवरेट होने की वजह ये क्योंकि अवाम की फेवरेट है। लोगों को यकीन ही सिर्फ नवाज शरीफ और उसकी टीम पे है कि वो कुछ डिलीवर कर सकते हैं और मुश्किल हालात में काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी डिलीवर करके दिखाया है। और किसी का परफॉर्मेंस के एतबार से हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं। सो रही बात तो इस वक्त अगर लोगों की नजर है तो नवाज शरीफ पर है कि वो जो कहता है वो कर देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने करके दिखाया है। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा ये करके दिखाएंगे, और फेवरेट हैं इसमें पाकिस्तान के लोगों की, और उसी बिना पर इस वक्त लग रहा है कि अगला इलेक्शन जो है वो बड़ा क्लियर मेजॉरिटी से नून लीग। देखिए, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, इवन जेयूआईफे क्यों ना हो, जो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, वो सब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मुतालबे के साथ 8 फरवरी को जो होने वाला इंतखाब है उसको सब जमातें मानेंगी, सब तस्लीम करेंगी नताइज को? देखो, मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड तो चाहिए नवाज शरीफ को ना। पिछले 25 साल में वो सिर्फ एक इलेक्शन लड़ सका है, बाकियों से उसे बाहर रखा गया है। बाहर क्यों रखा गया है? सिर्फ इसलिए कि उससे खतरा है, खौफ ये है कि जब वो इलेक्शन लड़ता है, लीड करता है नून लीग को, तो वो नून लीग अक्सरियत ले जाती है। उसको रोकने के लिए उसे बाहर रखा जाता था। अब रही लेवल प्लेइंग फील्ड, बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें है। बाकी रही फेवरेट होने की बात, पाकिस्तान के लोग देखिए यकीनन अदारे जो हैं वो अपना काम करेंगे, और लग रहा है कि अदारे कर रहे हैं। आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया, और वो सदर साहब जो कि बने पड़ते थे जमहूरी पसंद और बहुत ऊपर, और बाद में अपना रोल भी प्ले नहीं करते रहे। आपको नहीं लगता कि तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इंतखाबात से पहले बैठ के कम से कम किसी मिनिमम एजेंडे पे कंसेंसस डेवलप कर लेना चाहिए, ताकि इंतखाबात के बाद फिर हमेशा की तरह वो धांधली वाला शोर ना मचे? बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए, सबको इत्मीनान में वो पहले भी ले रहे हैं और भी ले। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, और रही बात सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन के पास ही बैठना चाहिए ना, और तो इस वक्त कोई फोरम नहीं है। बाकी रही बात, क्या पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी नहीं बैठ सकती सर, कि मियां साहब जरदारी साहब के साथ बैठ जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बैठ जाए, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बैठ जाए?
मैं वही आपसे कह रहा हूँ, देखिए गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ तो हमेशा बैठना चाहते हैं और उन्होंने ही बिठाया लोगों को। वो पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल जो थे और जो पाकिस्तान का कौमी मुफाद में थे, हमेशा उन्होंने जमातों के साथ बैठे हैं या उनको अपने साथ बैठाया और पाकिस्तान के कौमी मसाइल जो कि हल किए हैं। इसमें भी अभी भी इलेक्शंस में अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हम अपना रोल प्ले करेंगे और हमें तो कोई इतराज नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को सबके लिए होना चाहिए, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप जेलों के दरवाजे खोल दें। जो दहशतगर्द हैं और तालिबान है उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। पीटीआई की क़यादत से मुलाकात हो सकती है? देखिए गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो देखना ये पड़ेगा कि पीटीआई की क़यादत तो ये वो वाले लोग हैं जो जिनके गर्दन में सरिया था और ये वो सरिया था जो कि इक़्तिदार के दिनों में रहा है और वो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। बेशक मामला कश्मीर का हो या पाकिस्तान पर इंडिया हमला करे, ये हाथ नहीं मिलाते थे। और अब क्योंकि ये अपनी जान छुड़ाने के लिए अगर ये एक क्या कहते हैं इन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक इसलिए इस वक्त बात करना चाहते हैं कि इनकी किसी तरह जान छूट जाए और बाद में फिर उसी तरह ही फरौन बन जाए, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले इनकी हम नीयत देखेंगे कि ये चाहते क्या है, इनकी नीयत क्या। तो तलाल चौधरी साहब, लास्टली, क्योंकि इलेक्शंस के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जोड़ा जाता है और फिर जाहिर है इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, तो ये इंतखाबात जो 8 फरवरी को होंगे, इसके बाद अगर धांधली का शोर मचा या फिर इंतखाबात के अंदर जैसे वो आरटीएस की बात होती है, दीगर मामला, तो आपको लगता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी? देखिए गुजारिश ये है कि कई लोगों का तो काम ही है कि भी वो सिर्फ एहतजाज करना ही उनकी जिंदगी में लिखा गया है, उनकी किस्मत में। बाकी रही सही बात है कोई एहतजाज करे, वैसे जब मीडिया के कैमरों के सामने होंगे, जब लोग और या मुबसरीन होंगे, तो लोग पता चल जाता है कि फेयर एंड फ्री है कि नहीं। तो एक ऐसा इलेक्शन जरूर होना चाहिए जिसके नतीजे सारे तस्लीम करें। और बाकी रही बात के लिए कोई एहतजाज या कोई ना मानना, तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे जिनको लोग वोट ही नहीं देना चाहते। लेकिन आप मुतमईन है कि इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर होगा? कि होना चाहिए, जो उसमें जरूरतें हैं। अभी तो मियां नवाज शरीफ के वो मुकदमा जो कि कई साल पहले खत्म हो जाना चाहिए वो नहीं हुए, तो वो सारी चीजें हम तो चाहते हैं। और कई लोगों को सजा होनी चाहिए जो उनके करतूत हैं, वो सब कुछ पहले वाइंड अप होना चाहिए इस इलेक्शन। आप समझते हैं अभी भी उससे पहले, इलेक्शन से पहले पहले वाइंड अप होना चाहिए? 100%। जो इलेक्शन कैसे नहीं हो सकता कि आप वो जो जाली मुकदमात हैं आप उनको उसी तरह ही कायम रखें, वो सजाओं को कायम रखें, और वो असली मुकदमात जिन पर हैं, जिनके पास ना अपने बच्चों का हिसाब है, ना 9 मई का हिसाब है, ना उनके पास फॉरेन फंडिंग का हिसाब है, उनको पूछिए। नहीं, वो तो आप मियां साहब के मुकदमात की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ वो जो कायम करने वाले थे जिसको आप 5 का टोला कहते थे, क्या उनके एहतसाब का मुतालबा भी आप इलेक्शन कैंपेन में करेंगे? देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल हमने जो मियां नवाज शरीफ ने स्पीच की है मीनार पाकिस्तान पे, वो हमारा बयानिया है। हमारे लिए पहली तरजीह आम आदमी की जिंदगी है, आम आदमी की रोटी है, गरीब का चूल्हा चलाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना है, और बाकी प्रोसेस जो है एहतसाब के बगैर तो ना हुकूमत चलती है ना रियासत चलती है, वो तो साथ साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार आदिल शाहजेब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आदिल शाहजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतखाबात की तारीख तो आ गई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब ये पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे, यानी अब एक दरिया तो अबूर हो गया है। अगला मरहला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट की वसातत से इंतखाबात की तारीख आ गई, लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देगा? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आइन और कानून को देखा जाए तो वो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना और लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करवाना ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है। और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे बार बार जो भी उनसे सहाफी मिल रहे हैं या वो इंटरव्यूज दे रहे हैं या मीडिया इंटरेक्शन वो कर रहे हैं, उसमें उनसे यही सवालात जो हैं वो किए जा रहे हैं और वो उनका जवाब यही होता है कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट। क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो इलेक्शन करवाना है, डेट अब सामने आ चुकी है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो देना, अब अचंभे की बात ये है कि पीपल्स पार्टी हो या जेयूआई हो, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीएमएलएन से मांग रहे हैं। जब पीएमएलएन से इसका सवाल किया जाता है कि जनाब वो तो आपकी हलीफ जमातें हैं,
आपसे वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं। लेकिन ये जो सवालात रेज हो रहे हैं, जब यही आप दोबारा पीपल्स पार्टी और जेयूआई के पास लेके जाएं, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीएमएलएन से मांग रहे हैं, तो उनका सादा सा जवाब है कि जी देखें, इंप्रेशन ये उभर रहा है कि एक पार्टी को इक्तिदार में लाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना शुरू कर दी। देखिए, ये तो जैसे जैसे रेहान हम इलेक्शन के करीब जाएंगे तो ये मुतालबात भी सामने आएंगे और बड़े दिलचस्प मुतालबात भी सामने आएंगे। उसकी बड़ी वजह ये है कि देखिए, पार्टीज ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग करनी है। अब अगर तहरीक इंसाफ जितनी कमजोर हो चुकी है या जितनी वो सुकड़ चुकी है, अगर देखा जाए तो राइटिंग ऑन द वॉल तो यही है कि मुकाबला फिर इन 3 जमातों में होगा या 4 में होगा, जिनमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, जमात इस्लामी है, बाकी जो रीजनल जमातें हैं उनमें होगा। तो इन्होंने तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ने हैं, पॉलिटिकल पोजीशनिंग करनी है। अब पीपल्स पार्टी अगर आप देखें तो पिछला 35-40 साल की हमारी सियासी तारीख तो हमें यही कहती है कि बड़ी बिटर एक रही है रिलेशनशिप और एक दूसरे के हरीफ रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो उन्होंने तो यही करना है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, फिर सड़कों पर आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह इंतखाबात की तारीख दिलवाने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, तो किसी जमात को पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी भी मेक श्योर करा के दे हमें। तो सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर कराए इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट अंदाज में हो। ये होना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर इन सियासी जमातों के ये गिले शिकवे अगर जेन्युइन हैं, अगर इसमें वेटेज है, अगर वो सबूत और सब कुछ के साथ कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, एक जमात को मिल रहा है, तो क्यों नहीं ये एड्रेस होने चाहिए। अगर उनमें वेटेज बज़ाहिर तो आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जेयूआई या पीपल्स पार्टी या पीटीआई इलेक्टोरल जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसका मुतालबा करते हैं, लेकिन इन ट्रू स्पिरिट इन सेंस ये बुनियादी तौर पे जो लेवल प्लेइंग का फील्ड का मुतालबा है, ये हमारे यहाँ होता किससे है? देखिए, हमारे यहाँ तो जाहिर बात है, आज तक अगर आप अपनी तारीख उठा के देख ले तो यही अब आज तक इल्जामात किस पे लगे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे ही लगे हैं कि जी आपने अब 2018 माजी करीब में चले जाएं, ज्यादा दूर नहीं जाएं। अब ये तो ओपन सीक्रेट है कि उस वक्त इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को गिराया गया और उसमें कौन कौन इस्तेमाल हुआ। उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल हुई, उसमें जुडिशरी भी इस्तेमाल हुई, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी सारी इस्तेमाल हुई। 2-2.5 साल जो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, लेकिन क्या उस लेवल की इंजीनियरिंग इस वक्त हमें नजर आ रही है? फिलहाल तो हमें मेरे ख्याल में कि इतने हमारे पास एविडेंसेस नहीं है कि हम कह सकें कि जी एक जमात को लाने के लिए दूसरी जमात को निकाला जा रहा है। यहाँ पे तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर सियासी थिएटर बहुत दिनों से जारी था, अब इस सियासी थिएटर में ये जो ट्विस्ट आया है कि जिसमें कम से कम इलेक्शंस की तारीख आ गई है, विच इटसेल्फ इज अ बिग डेवलपमेंट, और उसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि फिर उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे कि अब किसी को कोई एतराज नहीं होगा? और फिर क्या उसके पीछे ये भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट आप देखिए ना कि उनकी तरफ से कोई तारीख नहीं दी गई, ये मामला खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसका जिक्र किया कि उनकी तरफ से तारीख दी जानी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन जो उनसे मुलाकात के लिए नहीं जा रहा था वो भी पहुंच गया, मुस्कुराहटों का तबादला भी हो गया। तो क्या तहरीक इंसाफ को भी प्रेसिडेंट की वसातत से कोई ना कोई श्योरिटी, कोई ना कोई गारंटी लेवल प्लेइंग फील्ड की दे दी गई है? आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त प्रेसिडेंट और तहरीक इंसाफ के जो रिलेशंस हैं उनमें काफी मतलब बिटरनेस भी है और गैप इतना ज्यादा हो गया है कि वो प्रेसिडेंट पर बावर करने के लिए तैयार नहीं है। आपको इमरान खान साहब की सिस्टर की वो स्टेटमेंट याद है, और प्रेसिडेंट ने उसके बाद इंटरव्यू दिए और वो कह रहे हैं कि जी मैं अभी भी इमरान खान मेरे लीडर हैं, जो स्टेटमेंट उन्हें नहीं देने चाहिए, क्योंकि मेरा भी सदर है, आपका भी सदर है, पीपल्स पार्टी के भी सदर है, वो नून लीग के वो सदर मुमलिकत हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, वो वहां तक चले गए। लेकिन अभी भी तहरीक इंसाफ देखिए ना, जो मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स जो आए कि जी ये तो सदर मुमलिकत से आपने क्या मुशावरत की इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि ये तो उनका इख्तियार है। उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, पीटीआई ने बड़ी एक लीथल और बिटर कैंपेन शुरू की कि जी सदर मुमलिकत ही है जो वो तारीख दे सकते थे और उन्होंने नहीं दिए। आदिल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, यही मुतालबा होता रहा ना कि इलेक्शंस कराए, इलेक्शंस इसलिए कराए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए जरूरी है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उससे जुड़ी हुई है। अब इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, जैसा कि 8 फरवरी को, अब ये तो नविश्ता दीवार है और कह दिया गया, पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने, अब इस पर हम दूसरी बात भी कोई नहीं करते।
तो आपको क्या लग रहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो हमारी मजबूरी है और वो हर सूरत हर कीमत पर आनी चाहिए। मैं जब बार बार ये सवाल उठा रहा हूं, चले इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होंगे, नविश्ता दीवार सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है उसको कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन इस बात को भी क्यों ना नविश्ता दीवार बनाया जाए कि ये जो जिनके भी कंसर्न्स हैं वो कितने जेन्युइन है, उनमें कितनी वेटेज है इलेक्शन की फेयरनेस को लेकर और लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर, क्यों ना उसको अभी से एड्रेस कर दिया जाए कि किसी जमात के पास ये मौका ना हो कि वो इलेक्शन हारे और वो आते ही कह दे कि जी अब तो हम सड़कों पे निकल आए। क्योंकि देखिए JUI तक यहाँ कह चुकी है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, अगर मजीद लगाया गया तो हमारे, अगर इलेक्शन हमें हरवाया गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। PTI भी यही बात कर रही है, पीपल्स पार्टी के जो और हमारी सियासी तारीख है कि हर इलेक्शंस के बाद यही कुछ होता है। हर इलेक्शन के बाद ये कुछ होता है, लेकिन 3 महीने पहले, अब तो इलेक्शन का प्रोसेस अभी प्रॉपर कैंपेनिंग शुरू नहीं हुई और आपकी सारी सियासी जमातें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला कर रही हैं तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी अगर कुछ नहीं करती तो आपस में ये बैठ जाए ना, मिनिमम पे एग्री कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली चोरी, पेट्रोल स्मगलिंग, डॉलर की जखीरा अंदोजी, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन समेत अनगिनत इकदामात उठाए गए जिनका कुछ वक्ती मस्बत नतीजा भी बरामद हुआ। डॉलर की जखीरा अंदोजी पर क्रैकडाउन से 327 रुपए की बुलंद तरीन शरह पर पहुंचने वाला डॉलर 278 रुपए पर आन गिरा। ओपन मार्केट और इंटर बैंक में आलमी इदारों की ख्वाहिशात के मुताबिक डॉलर एक्सचेंज रेट में जो 20% फर्क था वो सिमट कर 1.5% पर आ गया। ये खुशाइंद अमर था, लेकिन अब सूरत हाल दोबारा से तब्दील होती दिखाई दे रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ी मेहनत से बनाया गया मसनूई गुब्बारा फटने को है, क्योंकि डॉलर कमोबेश 2 हफ्तों से मुसलसल पेशकदमी कर रहा है और इसकी रोज कीमत ऊपर से ऊपर ही जा रही है। इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में इसका रेट 285 रुपये पर आन पहुंचा है और यकीनन अलार्म बेल भी रिंग हो रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तसादी अहमद नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खाकर साहब, ये डॉलर ने जो एक बार फिर यू टर्न लिया है और फिर रुपए के मुकाबले में तगड़ा होता दिखाई दे रहा है, इसकी बुनियादी तौर पर क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो याद रखिए कि वी डिड अ रिफॉर्म इन 2019, चूंकि मैं टेबल पे ही था और जब हमने ये रिफॉर्म कैरी किया वो ये था कि हमने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पर पाकिस्तान को मूव किया। सो हम किसी बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट इसको पेग नहीं कर रहे एनीमोर, हम इसको एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे मूव करने दे रहे हैं, विच मीन्स कि सप्लाई एंड डिमांड, सेंटिमेंट के फैक्टर्स, क्या एक्सपोर्ट्स हैं, कैसी रेमिटेंसेस आ रही हैं, क्या इंपोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों पे इसको बेस कर रहे हैं। अब अगर आप इस तरह सोचें तो जो हो रहा था वो क्या था, वो ये था कि पाकिस्तान का रुपया कमज़ोर इसलिए हो रहा था कि एक थर्ड मार्केट क्रिएट हुई थी जिसको आप इलीगल इलिसिट मार्केट कह सकते हैं, जिसमें रुपए की पुल बहुत ज़्यादा थी, डॉलराइजेशन हो रही थी, स्मगलिंग की पेमेंट वहाँ से हो रही थी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की पेमेंट वहाँ से हो रही थी। जब इन सब चीज़ों को रोका गया तो फिर जो ओपन मार्केट है उसने इतनी उसमें लिक्विडिटी थी कि उसने सप्लाई करना शुरू कर दिया इवन इन दी इंटरबैंक मार्केट। ये 2 हमारी मार्केट्स हैं जो काम करती हैं। अब ये एक स्पर्ट था जिसमें बहुत सी लिक्विडिटी आई, पर आप याद रखिए कि पाकिस्तान की 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि हमारी कुछ पुरानी डिविडेंड की पेमेंट्स हैं जो हमने रोकी हुई थी, उनमें से बेशतर पेमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं, रिपैट्रिएशन की इजाज़त दी गई। इसके साथ साथ हमारी पुरानी कुछ पेमेंट्स हैं रॉयल्टीज़ की, वो उनकी इजाज़त दी गई। फिर थोड़ा सा इंपोर्ट का जो कर्व था वो भी उठाया गया। इंपोर्ट भी जो अक्टूबर का डेटा है वो हमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी बढ़ के आई है। सो जब आपने ये रिमूव किए कर्व्स तो थोड़ी सी जो डिमांड थी रुपए के इव्स डॉलर की वो बढ़ी है। पहले लोगों ने कैश किया, सो डॉलर जो है वो रुपए के इव्स एक नया इक्विलिब्रियम तलाश कर रहा है। अब IMF का प्रोग्राम जो है उस पर डिपेंडेंट है। अच्छा खाकर साहब, कथा कलामी की माजरत, देखिए जैसे आपने कहा कि मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा कि मार्केट फोर्सेस ये डिटरमाइन करेंगी कि डॉलर की वैल्यू क्या होगी। एट दिस पॉइंट इन टाइम यही है, इस वक्त भी मार्केट फोर्सेस के ऊपर है डॉलर की प्राइस या वैल्यूएशन क्या होगी इस वक्त। और अगर वाकई ऐसा है तो आपकी नज़र में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डॉलर क्या है, फिर क्या होनी चाहिए? क्या ये एग्जैक्ट प्राइसिंग है? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डॉलर कोई भी पाकिस्तान में नहीं बता सकता, इसलिए कि कल कैसी सप्लाई और डिमांड आएगी, पाकिस्तान के इनफ्लोज कैसे बनेंगे, पाकिस्तान के आउटफ्लोज कैसे रहेंगे। हमने डेट जो एक्यूमुलेट करना है, मसलन 23-24 अरब डॉलर हमने डेट इस दफ़ा
लाना है, बिकॉज हमने डेट पेमेंट्स करनी है, इसमें रोल ओवर भी है, कैपिटल मार्केट फाइनेंसिंग भी, बहुत सी फाइनेंसिंग शामिल है, हमारी कमर्शियल है, बायलैटरल है, जिनीवा के प्लेजेस हैं। सो ये सब चीजें अगर सप्लाई बेहतर हो जाती है तो इन द शॉर्ट रन आपको ये दिखाई देगा। पर ये याद रखिए कि चूंकि बहुत ज्यादा ये टॉपिक डिस्कस होता है पाकिस्तान, असल में तो इन दी एंड जो रुपया है वो क्या है, वो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत है डॉलर के अगेंस्ट। आप दुनिया को अगर अच्छी चीजें बेचना शुरू कर दें, क्या अच्छी चीजें, वैल्यू एडेड सामान बेचना शुरू कर दें, आपके एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएं, आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत कम हो जाए, रेमिटेंसेस डाल के आप सरप्लस में आ जाएं, अगर आप करंट अकाउंट को बहुत ही कम लेवल पे मेंटेन कर सकें, अगर आप ये सारी चीजें कर सकेंगे तो आपके रुपए को तो क्या मुस्तकबिल करीब में आपको ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सिंपली इट्स डॉलर्स कमिंग इन एंड डॉलर्स गोइंग आउट, ये इसका बैलेंस है। तो वी नीड टू हैव मोर डॉलर्स कि हम अपनी डेट रीपेमेंट कर सके, और हमारे ऊपर इस वक्त बर्डन भी है, हमें रीपे भी करना है। अगर रोल ओवर हो जाता है तो ये तो चले ब्लेसिंग होगी, लेकिन अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली बर्डन तो है हमारे ऊपर, एक्सटर्नल डेट तो है। तो आने वाले दिनों में फिर क्या देख रहे हैं, क्या डॉलर की कीमत मजीद बढ़ जाएगी? सो जो आने वाले दिन है वो IMF का प्रोग्राम का जो पहला रिव्यू 30 सितंबर के टारगेट्स पे 2 नवंबर को शुरू हुआ, उसको कंप्लीट करना है पाकिस्तान को। 720 मिलियन डॉलर वहां से आएंगे, IMF की अम्ब्रेला होगी तो बाकी फंड फ्लोज भी बेहतर हो जाएंगे। याद रखिए जो थोड़ा सा अभी प्रेशर आया है इसमें जुलाई के बाद जो अगस्त सितंबर अक्टूबर रहे हैं, हमारे इनफ्लोज उतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं। कुछ थोड़ा सा रिमिटेंसेस ने वापस पिकअप किया है, कुछ थोड़ा सा पिकअप किया है एक्सपोर्ट्स ने, बट उस तरह नहीं रहे जो कंफर्टेबल होने चाहिए थे। वंस दिस रिव्यू इज ओवर, ये बाकी इनफ्लोज जो हैं डेट क्रिएटिंग भी और जो नॉन डेट यानी कि एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस और होपफुली सम इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट फ्लोइंग इन, अगर ऐसा रहता है तो मार्केट जो है वो बोथ साइड्स मूव करेगी, बट ऐसे नहीं मूव करेगी जिस तरह की वीकनेस पहले हो रही थी। मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ द बिहेवियर ऑफ द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इज, ये मूव करेगी। रुपए की कदर ना इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए, ना ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। ये मैं बार बार कहता हूं कि इस चक्कर में जाना ही नहीं चाहिए। पैदावारी सलाहियत बेहतर करनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, रेमिटेंसेस, चूंकि हम एक बहुत बड़े मतलब डायस्पोरा में है हमारा, वहां पे इतना बड़ा लोग काम करते हैं, उनको बेहतर करना चाहिए। इंपोर्ट्स को ये अश्योर करना चाहिए कि नेसेसरी इंपोर्ट्स आ रही हो पाकिस्तान, ये कोई बुरी चीज नहीं है, बट असल तकवीत तो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की है, एग्रीकल्चर की सलाहियत बढ़ाएं। ये चीजें हैं जो असल डिटरमिन करेंगी आने वाले वक्तों में कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो कैसे बिहेव करता है। आई थिंक दैट इज द रियलिटी। बैतुल मक़दस जो मुसलमानों की शान शौकत का गवाह है, आज मुसलमानों के खून से रंगीन है। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत से दिल खून के आंसू रो रहा है। इस जंग में अब तक 9,200 से जायद फलस्तीनी बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, खवातीन शहीद हो चुके हैं, लेकिन यूरोपीय कुव्वतों की मां पर ताकत के नशे में धुत इसराइल की प्यास अब तक बुझ नहीं पा रही है। पूरी दुनिया में इसराइल के घिनौने कामों की मजम्मत की जा रही है, लेकिन इसराइल टस से मस नहीं हो रहा। गुज़श्ते दिनों विमेन टेनिस एसोसिएशन की फातेह, ट्यूनिस की खिलाड़ी ओनस जुबैर अपनी जीत पर तबसरे के गज़ा के बच्चों का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई। इस दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान की आंख फ़लस्तीन में जो जारी मजाले में उनको देख के अश्कबार है। दूसरी जानिब गजा में बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मंसूबे से मुताल्लिक सच आखिरकार इसराइली तर्जुमान की ज़बान पर आई। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिर्फ सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। कहाँ है अर्ज़ो समा का खालिक के चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मी जनाजा बनी हुई है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।